हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राम भवन चौरसिया आज आपको अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपभ्रंश और अवहट्ट का व्याकरणीय स्वरूप पढ़ाने वाला हूं। इसमें आपको अपभ्रंश और अवहट्ट में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो मतलब समानता भी है और कुछ डिफरेंस भी है। इस चीज़ को मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। इसके पूर्व में मैं आपको भ्रंश भाषा का व्याकरणीय स्वरूप बता चुका हूं, तो उसमें जो कुछ जो है परिवर्तन हुआ है उसको मैं उसमें पढ़ा चुका हूं। इसी प्रकार मैं जो है अब अवहट्ट भाषा में भी पढ़ा रहा हूं और पढ़ा चुका हूं कुछ, तो उसी प्रकार से इसमें भी कुछ नए तथ्य हैं जो आपको बताना वाजिब है। तो इसको जो है मैं बताना भी चाहता हूं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो है आप लोगों की परीक्षा उपयोगी भी है। तो यहाँ पर प्रश्न भी आ जाता है कि जो है अपभ्रंश भाषा का जो है स्वरूप क्या था, अवहट्ट भाषा का स्वरूप क्या था, प्रकार क्या था, हैं, और भी तमाम चीज़ है जो इसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, इसमें बहुत सी जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी। तो अगर हमारा यह वीडियोज़ आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देर किए हम अपना यह 6वां वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अपभ्रंश और अवहट्ट का व्याकरणीय रूप। यहाँ पर दोनों जो भाषाएं थीं, अपभ्रंश भाषा और अवहट्ट भाषा, दोनों का व्याकरणीय रूप में कुछ विभिन्नताएं हैं और कुछ समानताएं हैं। इसको मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए लिखा, अपभ्रंश कुछ कुछ वियोगात्मक और अवहट्ट बहुत कुछ वियोगात्मक भाषा बन रही थी। प्रश्न आता है कि अपभ्रंश भाषा का स्वरूप कैसा था। अपभ्रंश भाषा का स्वरूप कैसा था, आप यहाँ देख सकते हैं। अपभ्रंश ऐसे ही प्रश्न आता है, अपभ्रंश भाषा का रूप भी आ सकता है, स्वरूप भी आ सकता है, प्रकार भी आ सकता है। ठीक है, यह किस प्रकार की भाषा थी अपभ्रंश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वियोगात्मक। क्या लिखेंगे? वियोगात्मक। ठीक है, क्या लिखेंगे? वियोगात्मक। ठीक है, वहीं अवहट्ट भाषा का भी आ सकता है। अवहट्ट भाषा का रूप, स्वरूप या प्रकार, ठीक है, कैसा था? ये भी वियोगात्मक था। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि अपभ्रंश कुछ कुछ वियोगात्मक और अवहट्ट बहुत कुछ वियोगात्मक भाषा बन रही थी। ठीक है, मतलब जो हमारा अपभ्रंश भाषा है यह वियोगात्मक का शिशु रूप है। क्या, कौन सा रूप है? शिशु रूप है। और यह आपका वयस्क रूप है। क्या, कौन रूप है? वयस्क रूप। और ये आपका क्या रूप है? शिशु रूप है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारी अपभ्रंश भाषा थी वो जो है, मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि जो है हमारी जो संस्कृत भाषा थी वो सहज भाषा थी, लेकिन उसका जो व्याकरण था वो कठिन था। ठीक है, जबकि हमारा जो अपभ्रंश भाषा है और जो अवहट्ट भाषा है ये दोनों क्या हैं? वियोगात्मक भाषा है। हिंदी भी हमारी वियोगात्मक भाषा है और जो वियोगात्मक भाषा होती है वो विशिष्ट भाषा होती है। कौन भाषा होती है? विशिष्ट भाषा होती है। कौन भाषा होती है? विशिष्ट भाषा, मतलब थोड़ा कठिन भाषा होता है। इस दोनों में अंतर भी क्या होता है? लिपि का अंतर होता है। मतलब जब आप जो है संस्कृत का रूप देखेंगे तो थोड़ा उसकी जो ग्रामर है वो सहज है, लेकिन जो उसका मतलब लेखन है देखने में आपको लगेगा जो उसकी लिपि है बहुत कठिन है, वो सब लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब वो सहज भाषा है संस्कृत, उसका ग्रामर बहुत ही सहज है, लेकिन चूंकि वो जो है उसका लेखन और लिपि जो है कठिन है, क्योंकि एक एक पैराग्राफ में एक कहीं कहीं जो है पूर्ण विराम आता है। लेकिन वहीं आपका जो अपभ्रंश भाषा है, अवहट्ट भाषा है और आपकी हिंदी है, यह आपकी वियोगात्मक भाषा है। कौन भाषा है? वियोगात्मक लैंग्वेज है। ठीक है, यह विशेष ध्यातव्य है, ध्यान देने योग्य है
कि जो है अब यहाँ यही है, अपभ्रंश जो था वियोगात्मक में शिशु रूप में था, ये आपका वयस्क रूप में है, और हिंदी तो प्रौढ़ हो ही गया है। हिंदी क्या है? प्रौढ़ हो गया है, मतलब मजबूत हो गया है। ठीक है, तो एक जो है वियोगात्मक भाषा का एक दूसरा नाम क्या है? विश्लिष्ट भाषा। क्या नाम है? विश्लिष्ट भाषा भी कह सकते हैं। कहीं कहीं प्रश्न आ जाएगा कि हमारा अवहट्ट भाषा, भ्रंश भाषा और हिंदी भाषा कौन सी भाषा है, किस प्रकार की भाषा है? तो आप लिख सकते हैं कि वियोगात्मक, और अगर विश्लिष्ट आ जाए तो विश्लिष्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो अपभ्रंश कुछ कुछ वियोगात्मक और अवहट्ट बहुत कुछ वियोगात्मक भाषा बन रही थी। ठीक है, यह प्रश्न क्लियर हो गया कि जब हमारा अपभ्रंश भाषा था तो वियोगात्मक भाषा मतलब जो है विशिष्ट भाषा या विशेष भाषा बन रही थी, लेकिन वह शिशु रूप में था। जबकि अवहट्ट में आते आते हमारा जो है भाषा जो है वो वियोगात्मक, मतलब बहुत कुछ बदल गया था, बहुत कुछ वियोगात्मक हो गया था, मतलब वो जो है वयस्क हो गया था। और उसके बाद जो है हिंदी आते थे वो प्रौढ़ हो गया है। ठीक है, आगे है विकारी शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का रूपांतर संस्कृत की विभक्तियों से मुक्त होकर पर सर्गो स्वतंत्र शब्दों या शब्द खंडों की सहायता से होने लगा था। तो इसका मतलब ये है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि जैसे जो पहले के संस्कृत शब्द थे, जो संस्कृत शब्द थे वह जो है उनकी जो विभक्तियाँ होती हैं या कारक, विभक्तियों का ही कारक भी कहते हैं, वह जो है शब्दों में ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं? शब्दों में ही निहित होते हैं, शब्दों में ही निहित रहते हैं। एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए संस्कृत में होता है राम रामौ रामा राम रामौ रामा रामम रामस्य होता है ना। तो इस प्रकार से जैसे रामस्य है तो रामस्य, ये देखिए एक शब्द है। जब एक यहाँ जो लाइन खींचा गया है एक खड़ी पाई, तो ये एक शब्द है। ये क्या है? एक शब्द है। इस शब्दों में ही विभक्ति क्या है? छुपी हुई है। तो जैसे इसका अर्थ जो है राम का होता है। क्या अर्थ है? राम का। तो जो हमारी जो संस्कृत चल रही थी उस समय जो है विभक्तियाँ और संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द उसमें ज्वाइंट थे, मतलब मिले हुए थे। लेकिन जब आपका अपभ्रंश भाषा आया है और अवहट्ट भाषा आया है तो उसमें जो है विभक्तियाँ अलग हो गई हैं। जैसे रामस का अर्थ क्या हो गया? राम का। इसमें दो शब्द जुटा हुआ है, राम धन अस्य। ठीक है, तो राम से राम हो गया और अस्य मतलब होता है का। ठीक है, राम का। ठीक है, अस्य मतलब होता है का। ये आपका क्या है? विभक्ति है। क्या है? विभक्ति है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो इस तरह से जो है ये क्या है? विभक्तियाँ हैं। तो ये जो है इसमें अलग हो गए हैं। ये चीज़ हो गया। इसी प्रकार जैसे होता है राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो संस्कृत में जो है आप जब इस लिखेंगे तो राम ने एक में आ जाएगा, रावण को एक में आ जाएगा, हंती। ठीक है, हंती मतलब मारना। तो इस तरह से जो है केवल 3 शब्द बनेगा इसमें। राम ने रावण को हंती मतलब मारा, मतलब 3 शब्द में ही यह जो है आपका संस्कृत में हो जाएगा। लेकिन हमारा भ्रंश और हट्ट में देखिए राम ने रावण को मारा, ये कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5। तो जो है यह कह रहा है कि विकारी शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का रूपांतर, मतलब परिवर्तन हो रहा था, संस्कृत की विभक्तियों से मुक्त हो रहा था। मतलब जो संस्कृत की विभक्तियाँ थी इसमें एक ही शब्द में जो है विभक्ति और संज्ञा और सर्वनाम दोनों थे, उनसे वो अलग हो रहा था, मतलब बिछड़ा हो रहा था। और उससे वो मुक्त होकर के परसर्ग, स्वतंत्र शब्द और शब्द खंड, ये तीनों एक ही चीज़ है। परसर्ग भी उसी को कहते हैं, स्वतंत्र शब्द भी कहते हैं या शब्द खंड भी कहते हैं। तीनों का बात एक ही है कि सहायता से होने लगा था। अब जैसे आप देख लीजिए, ये जो राम ने है, राम एक मुख्य शब्द है, संज्ञा है, और ने जो है इसका परसर्ग है। रावण मुख्य संज्ञा शब्द है, को क्या है? परसर्ग है। फिर राम एक क्या है? स्वतंत्र है, ने भी स्वतंत्र है, रावण भी है, को भी है, मारा, ये सब क्या क्या है? अलग अलग स्वतंत्र शब्द हैं। और ये क्या है? इनको हम शब्द खंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शब्द खंड, मतलब हर शब्दों का अलग अलग खंड हो गया है। तो इस प्रकार से आप यह जो अपभ्रंश भाषा था और जो अवहट्ट भाषा थी हमारी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि जो है विभक्ति, संज्ञा, सर्वनाम से हमारी विभक्तियाँ अलग अलग हो रही थी। ये बहुत बड़ी विशेषता थी हमारे अवहट्ट भाषा की। ठीक है,
अपभ्रंश से शुरुआत हुआ था, लेकिन अवहट्ट में जाते जाते एकदम अलग 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 हो गए थे, अलग अलग मतलब विलग हो गए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर इसमें दिया है, इसमें भाषा की सरलीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। सेम टू सेम वही बात है, जैसे राम ने रावण को मारा, एकदम जो है अलग अलग और सरल भाषा में लिखा जाने लगा। ठीक है, उसी तरह अपभ्रंश और अवहट्ट का सबसे बड़ा योगदान परसर्गों का विकास से है। वही बात है, परसर्ग मतलब होता है जैसे राम ने, तो राम ने जो होता है, जैसे यहाँ लिख दे राम ने, ये राम आपका क्या है, सर्वनाम संज्ञा शब्द है। और यहाँ जैसे यहाँ ने आपका हो गया राम ने, या सर्वनाम कहें तो उस ने हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उसने, ये सर्वनाम है और ये आप क्या है, संज्ञा है। तो इस प्रकार से जो है परसर्ग यही है, मतलब जो दो शब्द का मेल होता है उसे परसर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार से अपभ्रंश और अवहट्ट का जो सबसे बड़ा योगदान है परसर्गों का विकास में है। ठीक है, तो अगर प्रश्न आता है कि परसर्गों का विकास किस काल में हुआ, तो आप लिख सकते हैं अपभ्रंश और अवहट्ट काल में हुआ, जो स्वतंत्र शब्द में लिखा जाने लगा, शब्द खंडों में लिखा जाने लगा, और विभक्तियाँ जो है संज्ञा और सर्वनाम से मुक्त हो चुकी थी। तीसरा है, सर्वनाम में हम और तुम काफ़ी पुराना है, मतलब जो हम और तुम शब्द सर्वनाम में है वह जो है अपभ्रंश काल से ही चला आ रहा था, तो ये बहुत ही पुरानी बात हो गई थी। मतलब अपभ्रंश भाषा में भी हम और तुम जो है सर्वनाम में हम लिखते थे, और ये जो है अवहट्ट भाषा में भी चला आ रहा था, और आज भी जो है आधुनिक हिंदी में भी यह प्रचलन चल रहा है, हम और तुम ये लिखा जा रहा है, वी आर यू। ठीक है, शेष सर्वनामों के रूप भी अपभ्रंश और अवहट्ट में संपन्न हो गए थे। शेष सर्वनाम जो थे जैसे हम, हमार, तुम, तुम्हार, ठीक है, ये भी जो है अपभ्रंश और अवहट्ट में क्या हो गए थे, संपन्न हो गए। जैसे तीन होता है ना, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष होता है, तो ये तीनों पुरुष का जो होता है ये अलग अलग उनका स्वरूप बन गया था, जो सर्वनाम के रूप में अपभ्रंश और अवहट्ट में संपन्न हो गए। मतलब ये तीनों रूप का अलग अलग जो है हम, तुम, तुम्हार, ठीक है, हमार, ये ऐसे शब्द जो है का निर्माण हो चुका था, ऐसे सर्वनामिक शब्दों का निर्माण हो चुका था। उदाहरण रूप में यहाँ दिखा रहा है कि सर्वनाम में जैसे मई है, सर्वनाम मई है, अपभ्रंश भाषा में क्या लिखा जाता था, मई लिखा जाता था, लेकिन अवहट्ट में इसको मैं हो गया, क्या हो गया, मैं हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि अपभ्रंश में क्या लिखा जाता था, मई, मई, ठीक है, मई मतलब कोई बात होता था तो कहें मई दो, मतलब मुझे खाना दो, मई पानी दो, मई खाना दो, लेकिन अब मई की जगह पे हो गया क्या, मैं मतलब मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मई की जगह पर अब क्या हो गया, अवहट्ट में आते आते मैं हो गया। ठीक है, उसी प्रकार तुहूँ से तू हो गया था। अपभ्रंश में हम लोग जो है तुहूँ कहते थे, कोई बात तुहूँ खा ले, तुहूँ पी ले, तो इस तरह से हम लोग बोलते थे। तो लेकिन अब जो हो गया है तू हो गया, मतलब तुम खा लो, तुम पी लो, इस तरह से हम बोलने लगते हैं। तो यह जो है विशेषता अब अवहट्ट भाषा में देखने को हमको मिलती है। क्लियर। तो जैसे अपभ्रंश भाषा में मई की जगह पर क्या हो गया, अवहट्ट में मैं हो गया, और तुहूँ जो अपभ्रंश में लिखा जाता था उसको क्या हो गया, तू हो गया। इसके बाद आप देखिए, बहुत से अपभ्रंश और अवहट्ट के सर्वनाम पूर्वी और पश्चिमी बोलियों को मिले। ठीक है, बहुत से अपभ्रंश और अवहट्ट के सर्वनाम पूर्वी और पश्चिमी बोलियों को मिले। ठीक है, तो पश्चिमी बोलियों को मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी बोलियों में 5 बोलियां हैं। तो जो है बम्बू कहाँ खड़ा, ठीक है, तो जैसे ब्रज भाषा, बू से बुंदेली, और बम्बू कहाँ, क से कन्नौजी, ह से हरियाणवी, और ख से खड़ी बोली। ठीक है, तो ये पश्चिमी भाषा की बोलियां हैं। और पूर्वी बोली जो है आपकी, पूर्वी में 3 शब्द हैं और पश्चिमी में 5 शब्द हैं। तो पूर्वी में 3 बोली है, जिसका उदाहरण मैंने आपको ट्रिक बताया था, अवछी, ऐसे हो गया अवधी, वैसे हो गया बघेली, और छी से हो गया छत्तीसगढ़ी। तो इस प्रकार मैं जो पूर्वी और पश्चिमी भाषा का जो प्रमुख बोलियां हैं उनका मैं अपभ्रंश भाषा के वीडियो में बहुत बढ़िया ट्रिक बताया हूँ, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। तो उसी से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि पूर्वी में जो है 3 बोलियां हैं, अवछी, तो ऐसे हो गया अवधी, वैसे बघेली, छ से हो गया छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी में 5 शब्द है, तो इसमें हो जाएगा बम, बू, कहाँ खड़ा,
तो बम्बू से हो जाएगा ब्रजभाषा, बू से हो जाएगा बुंदेली, कै से हो जाएगा कन्नौजी, हाँ से हरियाणवी, अखा से खड़ी बोली। तो ये जो दोनों पश्चिमी और पूर्वी बोलियाँ हैं, इनका जो है बहुत से स्वरनाम जो है अपभ्रंश और अवहट्ट भाषा से ली गई हैं और आज भी जारी हैं। जैसे हम लोग भोजपुरी अवधी में जो है कुछ भी भाषा में जो गाने गाते हैं, त्योहार हमार होता है तुम, तो इस प्रकार से जो है ये भाषाएं जो है, ये जो सर्वनाम है, ये कहाँ से ली गई हैं? अपभ्रंश और अवहट्ट भाषा से ली गई हैं। मतलब पूर्वी बोली और पश्चिमी बोली यहाँ जो हैं, उनका जो सर्वनाम है वो अधिकतर जो है पूर्वी और पश्चिमी बोलियों में आज भी मिलते हैं या उन्हीं से लिया गया है। क्लियर? सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्रिया की रचना में कृदंतीय रूपों का विकास था, जो अपभ्रंश और अवहट्ट में हुआ। सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है क्रिया की रचना में कृदंतीय रूपों का विकास था, जो अपभ्रंश भाषा में अवहट्ट में हुआ। जो अपभ्रंश भाषा वह अवहट्ट में, कृदंतीय जो रूप होते हैं वह जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान था क्रिया की रचना में कृदंतीय रूपों का विकास, जो अपभ्रंश से अवहट्ट में हुआ। आगे देखिए, भविष्यत काल के रूप इतर बोलियों को मिले, भविष्यत काल के रूप इतर बोलियों को मिले, अवहट्ट भाषा में भले ही छिटपुट रूप में गै रूप आने लगा। मतलब भविष्यत काल में जो ऐसे, मतलब भविष्य काल हम जो कहते हैं कि वह खाना खाएगा, वह जाएगा, वो पढ़ेगा, वो लिखेगा, तो हम भविष्य की बात करते हैं, भविष्यत काल की बात करते हैं। तो अवहट्ट भाषा में जो है ये गै वर्ण का जो है रूपांतरण या प्रादुर्भाव हो चुका था। जैसे वह खाएगा, वह जाएगा, तो इस प्रकार से जो ये गै वर्ण है ये भविष्य काल का संकेत करने लगे थे। हमको भविष्य काल को बताने के लिए गै शब्द जो है मिल चुके थे। ठीक है। बाद में खड़ी बोली हिंदी में यही गा गी गे के रूप में प्राप्त हुआ। ये अपभ्रंश भाषा में जो था वह ग केवल मिला था, लेकिन जब हमारी खड़ी बोली आई तो वही ग जो है किस में बदल गया? गा गी और गे में परिवर्तित हो गया। जैसे वह खाएगा, वह जाएगा, हम लोग जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है अब जो अवहट्ट भाषा में जो हमको भविष्य काल का बात बताने के लिए ग का प्रयोग करते थे, वह अब जो है खड़ी बोली में गा गी के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है। तो आप जान गए होंगे कि जो गागी की जो भविष्यत काल के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है मतलब शब्द के अंत में, तो वह कहाँ से प्रारंभ हुआ? अवहट्ट भाषा से ही जो है ग का निर्माण हुआ था। ठीक है। बाद में खड़ी बोली हिंदी में यही गागी गे रूप प्राप्त हुआ। जैसे वह खाना खाएगा, मीरा नाचेगी, हम सब अपने घर जाएंगे। जैसे यहाँ गा आ रहा है, यहाँ गी आ रहा है और यहाँ गे आ रहा है। ठीक है। आगे आप देखें, अपभ्रंश और अवहट्ट भाषा में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग भी धातव्य है। तो मतलब अपभ्रंश और अवहट्ट भाषा में जो संयुक्त क्रियाएं थीं उनका भी प्रयोग होने लगा था। इसी के आगे हिंदी में सकना, चुभना, आना, जाना, लाना, लेना, देना, उठना, बैठना, उठाना, चलना, फिरना, खाना, पीना का अंतर क्रियाओं में संयुक्त क्रियाओं का विकास हुआ और उनमें अर्थकता विकसित हुई। जैसे मतलब आप देख लीजिए संयुक्त क्रिया, जैसे वह उसका जाना, लाना, लेना, देना, ये सब क्या है? संयुक्त क्रियाएं हैं। उठना, बैठना, उठाना, चलना, फिरना, खाना, पीना का ये जो है अंतर क्रियाओं में संयुक्त क्रियाओं का विकास होने लगा था और उनमें अर्थकता विकसित हुई। मतलब उसमें अर्थ भी निकलने लगा था। ये नहीं है कि जैसे कुछ शब्द होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे रोटी, ओटी होता है। जैसे रोटी, ओटी होता है, तो जो रोटी का अर्थ होता है लेकिन ओटी का कोई अर्थ नहीं होता है। उसी प्रकार जैसे चाय वाय होता है, चाय वाय हो जाए तो चाय का अर्थ होता है लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं होता है। उसी प्रकार जो है लेकिन यहाँ जो है जो संयुक्त क्रियाएं थीं उनमें जो है अर्थकता का विकसित हुआ। मतलब अर्थ जो है हमको उसमें दिखाई देने लगा। फिर आगे देखिए, अपभ्रंश काल से तत्सम शब्दों का पुनर्जीवन, विदेशी शब्दावली का ग्रहण, देशी शब्दों का द्रुत तेज गति से बढ़ना। मतलब
जो मैं इसके पूर्व वीडियो में बताया हूँ उसी से संबंधित है यह कि अभ्रंश काल से तत्सम शब्दों का पुनर्जीवन। जो तत्सम शब्दों का पुनर्जीवन हुआ, मतलब उसका पुनर्जीवित हुआ, वह कहाँ से हुआ? अभ्रंश काल से हुआ, जिसमें विदेशी शब्दावली का ग्रहण, अरबी, फारसी, तुर्की देसी शब्दों का द्रुत गति से बढ़ना। तो जो अभ्रंश काल था वहाँ से हमारा जो है विदेशी शब्दावली का जो है धीरे धीरे हमारी जो हिंदी थी, जिसको हम इसका पूरा नाम अवहट्ट भी दे सकते हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा जो है विदेशी शब्दावलियों का जो है ग्रहण होना शुरू हुआ। लेकिन जो अवहट्ट भाषा है उसमें ज़्यादा हो गया और देसी शब्दों का इसमें जो है द्रुत गति से जो है वृद्धि हुई। किस भाषा? अवहट्ट भाषा। मतलब अभ्रंश काल और अवहट्ट भाषा दोनों में जो है विदेशी शब्दावली और जो है जैसे अरबी, फारसी, तुर्की और देसी शब्दों का द्रुत गति से जो है वृद्धि हुई। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा अभ्रंश भाषा का काल है और जो अवहट्ट भाषा का काल है, इन दोनों कालों में जो है विदेशी शब्दावली का और देसी शब्दों का द्रुत गति से जो है माने तेज़ गति से वृद्धि होने लगा, और जिससे हमारी जो भाषा हिंदी है वह समृद्ध हुई। प्राकृत तो संस्कृत भाषा की अनुगामिनी पीछे पीछे चलने वाली थी। प्राकृत तो संस्कृत भाषा की अनुगामिनी पीछे पीछे चलने वाली थी, तद्भव प्रधान। जैसे जो हमारा प्राकृत भाषा था वो संस्कृत भाषा की क्या थी? अनुगामिनी थी। उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले क्या आया? संस्कृत भाषा आया, संस्कृत भाषा से आया पाली भाषा, उसके बाद आया प्राकृत भाषा, उसके बाद आया अपभ्रंश भाषा, उसके बाद आया अवहट्ट भाषा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि प्राकृत तो संस्कृत भाषा की अनुगामिनी थी, माने अनुगामिनी मतलब पीछे पीछे चलने वाली थी। तो जो संस्कृत भाषा था ये आपका तत्सम प्रधान शब्द था, तत्सम प्रधान शब्द था। ठीक है, तो इससे जो बिगड़ता रूप, इससे जो रूप बिगड़ता गया, ये क्या हो गया? किस में गया? तद्भव में गया। किस में गया? तद्भव में गया। प्राकृत भाषा भी क्या है? आपका तद्भव रूप है। अभ्रंश भाषा भी क्या हुआ? तद्भव रूप है। तो कहने का मतलब यह है कि संस्कृत, ये जो पाली और प्राकृत और अभ्रंश, इसको एक नाम प्राकृत भाषा भी कहते हैं। इन तीनों का समेकित नाम क्या है? प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत भाषा के तीन जो है चरण है, एक पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा अभ्रंश है। तो ये जिसका समेकित नाम क्या है? अभ्रंश प्राकृत भाषा है। तो कह रहा है कि प्राकृत तो संस्कृत भाषा की अनुगामिनी थी। मतलब जो प्राकृत भाषा आपका ये भाषा, मतलब ये तीनों भाषाएं जो हैं, ये तीनों भाषाएं ये किसकी अनुगामिनी थी? अनुगामिनी, संस्कृत भाषा की अनुगामिनी थी, जिसमें जो है तद्भव शब्दों का ज़्यादा प्रयोग हो रहा था। लेकिन यहीं पर जब अवहट्ट भाषा आता हमारा है तो यहाँ पर तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ जाता है। ये सब इसमें जो है तद्भव शब्दों का प्रयोग बढ़ता है, लेकिन इसमें जो है अवहट्ट भाषा में जाकर के तत्सम शब्दों का प्रयोग में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, परंतु इसी तद्भव शब्दों ने हिंदी को अपना शब्द भंडार भरने से भारी सहायता की। जो मैं आपको बताया हूँ कि परंतु इसी तद्भव शब्दों ने हमारी हिंदी को अपना शब्द भंडार भरने में भारी सहायता की। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे हिंदी की जो शब्द का भंडार है उसको भरने का, उस खजाना को भरने में किस शब्दों का बहुत विशेष महत्व है? तो तद्भव शब्दों का विशेष महत्व है। कौन से शब्दों का? तद्भव शब्दों का विशेष महत्व है। जो हमारी आधुनिक हिंदी है उसमें विशेष रूप से जो शब्द भंडारण है, शब्द का भंडार है, उसमें जो स्टोर है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है कौन से शब्द हैं? तद्भव शब्द हैं। इस नाते हमारी जो हिंदी है तद्भव शब्दों के ही बदौलत जो है बहुत ही समृद्ध भाषा बन चुकी है। इसमें तत्सम शब्द भी हैं, विदेशी शब्द भी हैं, देशीय शब्द भी हैं और तत्सम शब्द भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन से शब्द हैं? तद्भव शब्दों। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी को अपना शब्द भंडार भरने में तद्भव शब्दों ने भारी सहायता
की थी। अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और तो आप लोग अपने मित्रों को शेयर करना न भूलेंगे और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलेंगे। धन्यवाद।